हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR कॉलेज में, जो कि प्यारा सा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोग ने एक बार फिर से एक नया 12th स्टैंडर्ड का बैच शुरू किया हुआ है। एक बार फिर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम लोग ने हमारा 12th का बैच एक बार JR ट्यूटोरियल्स कॉलेज पे पढ़ाया हुआ है। सही है, तो जिस बच्चे को आगे की पढ़ाई करनी है वो JR कॉलेज पे जाके हमारा जो मेन चैनल है उस पे जाके पढ़ सकता है। और इस बैच पे हम लोग ने एक बार वापस एक नया बैच शुरू किया हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जिसका नाम है उड़ान बैच। सही है, ठीक है, उड़ान बैच नहीं, शायद वरदान बैच, सॉरी भूल गया था, वरदान बैच। ओके, तो इस बैच में मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, 12th की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। और हमारा जो लेसन है वो सेकंड लेसन चल रहा था, जिसका नाम क्या था, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, जहां पे हम लोग एनिमल्स के रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। और ऑलमोस्ट हमारा जो लेसन था वो खत्म हो गया था। आज हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस पूरे लेसन का, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक एसोसिएटेड है, वो सारी की सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर खत्म करने वाले हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस लेक्चर को एंड तक पूरा का पूरा देख लेना, आपको हर एक चीज अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। क्लियर है? स्टार्ट करें। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो जरूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना, वहां पे सर्च करना JR ट्यूटोरियल्स, वहां से हमारा एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लेना। उसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे नोट्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, तो जरूर से डाउनलोड कर लो। बहुत अच्छा एप्लीकेशन और सारी की सारी चीजें आपको फ्री मिलने वाली है। ठीक है, फ्री मिलने वाली है, तो जरूर से डाउनलोड करना। एक और बात कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है पूरे के पूरे बायोलॉजी में, या फिर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, मुझे कोई फीडबैक देना है, या फिर अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 12 है, इसमें मैंने आप लोग को बहुत सारी चीजें, देखो ये सारी चीजें जितनी मैंने ओवरव्यू बताई है ना, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर नंबर 11 में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ना है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की आखिरकार ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, कैसे हम इस हेल्थ को अचीव करें, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ हमारे मेन टॉपिक पे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बता देता हूं आप लोग को कि इसके अंदर हम लोग को कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन सी चीजें आने वाली है वो सारी चीजें समझ लो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आखिरकार ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब समझेंगे। समझ में आई बात? सही है, समझ में। उसके बाद यहां पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, पॉपुलेशन। ठीक है, हमारी बुक हमें बता रही है कि वर्ल्ड की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, इंडिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, तो उसके बारे में कुछ हम लोग डाटा देखने वाले। उसके बाद हम लोग इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इतना समझ में आया कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी हम लोग को रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ आखिरकार होता क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भैया पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है हमारे देश की, पूरे वर्ल्ड की, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसको कंट्रोल करने के कुछ मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। अब अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करके भी, ठीक है, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करके भी कोई बंदा, कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जा रही है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे दैट इज MTP। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, MTP पढ़ेंगे, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में अबॉर्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद यहां पे एक और टॉपिक है, दैट इज आर्ट। आर्ट का मतलब क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, देखो अभी तक तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग पॉपुलेशन को कम कर सके, कैसे कोई प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन कभी कोई ऐसा केस हो जिसमें कोई कपल कंसीव करना चाहता है, ठीक है, वो बेबी होना चाहता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको बेबी हो नहीं पा रहा है, तो उनमें भी हम उनकी हेल्प करेंगे। सही है, तो वो किसके अंदर आएगा? दैट इज आर्ट के अंदर, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। पढ़ाऊंगा आगे चल के तुम लोग को। और लास्ट है हमारा कि भैया कुछ भी कर लो, ठीक है, चाहे टर्मिनेशन रोक लो, MTP कर लो, आर्ट कर लो, लेकिन हमें सबसे पहले हम किससे बचे रहना है? STD से बचे रहना है। ठीक है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बीमारियों से बचे रहना है। ठीक है, कुछ भी कर लो लेकिन बीमारियां नहीं होने देना है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग को इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। समझ में आई बात? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आखिरकार रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। ठीक है, उसके बाद
पॉपुलेशन के बारे में कुछ चीजें जानेंगे कि कितनी पॉपुलेशन है हमारे देश की, कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, ये राइज करते जा रही है, क्यों राइज करते जा रही है। उसके बाद इसको कंट्रोल कैसे किया जाए तो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। उसके बाद है एमटीपी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद है आर्ट का टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और लास्ट है हमारा एसटीडी। इतने टॉपिक हम लोग को कवर करना है, ठीक है। तो अगर आपकी बुक की माने तो हमारी बुक क्या कह रही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये सबसे पहले स्टार्ट किया था कब, जब हमारा देश आजाद हुआ था। कब हमारा देश आजाद हुआ था? अराउंड 1947 में, ठीक है। तो 1951 में हमारे देश ने, हमारे जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसको हम लोग बोलते थे फैमिली प्लानिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। देखो मोस्टली बच्चों को लगता है, मोस्टली लोगों को क्या लगता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, हमारा जो ऑर्गन है, पीनस है या फिर फीमेल्स में वजाइना है, अगर ये हेल्दी रहे, अगर इनके अंदर से अच्छे से फंक्शन करते रहे तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ऐसा नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या, आपका एक तो पूरा बॉडी, ठीक है, आप मेंटली स्टेबल हो, आप रिप्रोडक्टिवली स्टेबल हो, साथ ही साथ आप सोशली भी स्टेबल हो। ऐसे बहुत सारे कोई सोसाइटी आपके ऊपर तनाव ना डाल रही हो। इन सारी चीजों को मिला के, चाहे आप फिजिकल बोल लो, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बोल लो, इमोशनल बोल लो, सही है, मेंटल बोल लो, रिप्रोडक्टिवली बोल लो, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप हेल्थ रहोगे और इन सारी चीजें में आप हेल्दी रहोगे तब मैं कह सकता हूं इट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सही है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए एग्जाम में, अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप हर एक चीज लिख सकते हो, जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है ना सब लिख देना, सब लिख देना। दैट इज फिजिकल, ठीक है, लिख देना फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? और भी बहुत सारी चीजें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे रिप्रोडक्टिव मतलब हमारे जो ऑर्गन्स है वो भी अच्छे से रहे, सही है, वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद हमारा बिहेवियरल, ठीक है, इन सारे हेल्थ को, या फिर अगर आपको और भी कुछ याद आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। इन सारे हेल्थ को मिला जुलाकर, ठीक है, इन सारे हेल्थ को मिला जुलाकर हम लोग क्या कह सकते हैं? दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर आप पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर कोई सोसाइटी प्रेशर नहीं डाल रही है, आपके ऊपर कोई पीयर प्रेशर नहीं है, ठीक है, आपका माइंड स्टेट हेल्दी है, आप इमोशनली हेल्दी हो, बिहेवियर आपका हेल्दी है, तो आप कह सकते हो कि हाँ यू आर अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थ। ठीक है, समझ में आ रहे हो, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसकी अगर बात करें तो 1951 में, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, 1951 में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग तभी उन्होंने लॉन्च कर दिया था, जिसमें ये बहुत सारी चीजें सिखाते थे, बहुत सारी चीजें लोगों को बताते थे कि कैसे आप लोग को अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करना है, कैसे सोसाइटी में आपको रहना है। ठीक है, तो आज के टाइम पे देखो ये जो चीज है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये आज के टाइम पे भी चल रहा है। ठीक है, अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो ये प्रोग्राम आज भी चल रहा है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया बच्चों। ठीक है, इसका नाम क्या है? दैट इज RCH। इसका नाम क्या रख दिया गया है? RCH। फुल फॉर्म क्या है इसका? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया गया है? दैट इज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वही प्रोग्राम है जो उस टाइम पे चलता था, लेकिन आज इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आई है। गवर्नमेंट ने भी अपनी गलतियों से कुछ कुछ चीजें सीखी है और आज इनके प्रोग्राम का नाम क्या है? दैट इज RCH, जिसका फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, टेंशन मत लो, हर एक चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी। जब नोट्स हम लोग अपलोड करेंगे JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर इस लेसन का, तो हर एक चीज आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, इन सारी चीजों को मैं वहां पे डिटेल में अच्छे से चीजें लिख कर दूंगा ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी हो। यहां पर सिर्फ समझ लो, ठीक है, चीजों का मतलब क्या है वो समझ लो, ताकि आप लोग याद करने में, चीजों को मेमोराइज करने में ज्यादा तकलीफ ना हो। क्लियर है? ये समझ में आ गया? ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब समझ में आ गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? पूरी तरीके से अगर आप हेल्दी हो, ठीक है, सोशली, मेंटली, इमोशनली, हर एक चीज तरीके से अगर आप हेल्दी हो तो यू आर रिप्रोडक्टिवली हेल्थ। आप कह सकते हैं कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा है। उसके बाद अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो 1951 में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? फैमिली प्लानिंग। आज के टाइम पे ये जो प्रोग्राम है ये किस नाम से जाना जाता है? RCH। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड
हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब इसके गोल क्या क्या है, देखो आरसीएच के गोल क्या क्या है, क्या क्या करते हैं आरसीएच, ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आरसीएच। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इन चीजों को आप अपने बुक में भी लिख सकते हो, नोट्स में आपको मिल भी जाएगा, सही है। तो सबसे पहला रोल क्या है, देखो यहाँ पे पढ़ो, दैट इज नॉलेज अबाउट, ध्यान से देखो, नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, ठीक है, जो हमारे ऑर्गन्स है, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स है, उनके बारे में नॉलेज दिया जाए लोगों को, ठीक है, और कैसा वो फंक्शन करते हैं उनके बारे में। आजकल बहुत सारे लोगों को, या पहले भी बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन थी इन सारी चीजों के बारे में, कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वो हर चीजें मान ली जाती थी। ऐसा नहीं है, हर बच्चों को साइंटिफिक नॉलेज दिया जाए, जैसे मैंने आप लोग को इस लेसन में पूरा का पूरा पढ़ाया ना, कि कैसे कौन सा ऑर्गन किस तरीके से काम करता है, कैसे गैमेट बनता है, तो वही सारी चीजें गवर्नमेंट भी क्या करे, हर एक नॉर्मल से नॉर्मल पीपल को हर एक चीज का नॉलेज दे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, दैट इज नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉलेज अबाउट एडोलेसेंस एंड चेंजेस रिलेटेड टू इट, ठीक है। एडोलेसेंस आप लोगों को पता है कि जब हम लोग एक प्यूबर्टी हिट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे सेक्सुअली जो कैरेक्टर्स है वो डेवलप होते हैं। जैसे अगर मेल की बात करें तो उसकी जो आवाज है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी ब्रॉडन अप हो जाती है, ठीक है, उसकी पिच थोड़ी सी कम हो जाती है, इनके शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड होने लगते हैं, सही बात है, मूछें आने लगती है, दाढ़ी आने लगती है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है। तो ये जो हार्मोनल चेंज है, कुछ कुछ बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बोलते हैं क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं वो। तो इन सारी चीजों का भी नॉलेज गवर्नमेंट हर एक पीपल को देनी चाहिए, समझ में आ गई बात। तो ये भी इनका पहला दूसरा गोल है। थर्ड क्या है, दैट इज प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, नॉलेज अबाउट प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी कैसे हो रही है, ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों। आजकल बहुत सारे जो फीमेल्स है वो अपने बच्चों को मतलब ब्रेस्ट फीड ही नहीं करवाती ज्यादातर, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो इसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उस बच्चे के ऊपर, उसका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पाता इतने अच्छे तरीके से। तो इसका भी इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट बताए लोगों को। उसके बाद फोर्थ क्या है, हाउ टू टेक केयर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमन की कैसे देखभाल करनी है वो सारी चीजें भी सिखाई जाएगी। उसके बाद पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर मतलब क्या, कि जब एक बेबी का बॉर्न हो जाएगा तो उस बेबी को कैसे केयर करना है, ठीक है, उस बच्चे की केयर कैसे करनी है जब तक वो बड़ा होना, कैसे उसकी देखभाल करनी है, कैसे उसको टाइम टू टाइम खाना खिलाना है, वो सारी चीजें भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो बताती है। उसके बाद सिक्स्थ क्या है, एसटीडीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, कि बच्चों की ऐसे ऐसे तरीके से एसटीडीज हो सकती हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, वो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ये सारी चीजें भी क्या है, नॉलेज दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ क्या है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्या है, आजकल बहुत मतलब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कल्चर्स में इसको अपवित्र माना जाता है, बोलते हैं कि ऐसे जो फीमेल्स होती है वो बोलते हैं मतलब पवित्र नहीं होते, ऐसा कुछ माना जाता है। तो इसके बारे में भी साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, साइंटिफिक जो नॉलेज है वो देना पब्लिक को, ठीक है। उसके बाद 8 क्या है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताना कि कौन कौन सी चीजें से आप किस किस चीजों से बच सकते हो। ये सारी की सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट करती है हमें नॉलेज स्प्रेड करने के लिए। और तो ये जो आप लेसन पढ़ रहे हो ना, ये भी इसी गाइडलाइन के अंदर आ रहा है, सही है। हमारे जो आप लेसन पढ़ रहे हो ये गवर्नमेंट ने ही आपको दिया है ताकि हर बच्चे को इन चीजों का नॉलेज मिल सके। और मैं आपको खड़ा होकर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सही बात है, समझ में आ रही बात। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज एमनियोसिंथेसिस, ठीक है। एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखो क्या होता है, याद करो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो यहां पे एक ऐसे स्ट्रक्चर बनता है और यहां पे ऐसे एमनियन बनता है, याद है, ठीक है। और इसके बाद यहां पे दूसरा स्ट्रक्चर बनता है और यहां पे योक सैक बनता है, याद है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। दिस इज एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट से यहाँ पे क्या बनता है, एमनियन, और इस एमनियन में एमनियोटिक फ्लूइड भर जाता है। उसके बाद ये था आपका योक सैक, सही है, ये वाला आपका योक सैक था, ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेनली जो एमनियन होता है उसके अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये जो एमनियन है इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, इस फ्लूइड के अंदर ही बेबी का एक्चुअल में डेवलपमेंट होता है, सही बात है। तो जनरली होता क्या, देखो एमनियोसिंथेसिस में करते क्या है, ध्यान से देखो। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज योर बेबी, ठीक है, ये हमारा छोटा सा बेबी है, ठीक है, और ये किसके अंदर है अभी, ये है इस एमनियन के अंदर, ठीक है, ये किसके अंदर है, इस एमनियन के अंदर। ये बाहर वाली कवरिंग क्या है, एमनियन, और इस एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब ये जो पूरा पूरा खाली स्पेस देख रहे हो ना, यहां पे नथिंग बट अ फ्लूइड है, एमनियोटिक
फ्लूइड, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड है जो कि हमेशा इस बच्चे के कांटेक्ट में आती रहती है, ठीक है, हमेशा जो फ्लूइड है इस बच्चे के कांटेक्ट में आती रहती है। अब होता क्या है, देखो एमनियोसेंटेसिस बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है, इससे बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखो क्या होता है, ये जो बेबी है ये हमेशा इस फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, तो अब इस बेबी के कुछ सेल्स, ठीक है, जो सेल्स होते हैं, जैसा हमारे सेल्स भी जो हमारे हाथ के वो गिरते रहते हैं कभी बहुत सारे, तो वैसे ही कुछ सेल्स इस बेबी के भी गिर गिर के इस सेल्स इस जो ये जो फ्लूइड है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारी चीजें, जो इसका वेस्ट चीज है वो भी कहां आ रहा है, इस फ्लूइड के अंदर ही आ रहा है, सही है। तो डॉक्टर्स क्या करेंगे पता है, डॉक्टर्स यहां से एक इंजेक्शन लेंगे, डॉक्टर्स यहां से एक ऐसा इंजेक्शन डालेंगे, ठीक है, और इस इंजेक्शन से यहां से इसका कुछ फ्लूइड निकाल लेंगे, ठीक है, ये जो फ्लूइड है यहां से कुछ फ्लूइड क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, और इस फ्लूइड के अंदर उसको उन डॉक्टर्स को इस बेबी का सेल मिल गया, सही है। अब उस सेल के अंदर वो बहुत सारी चीजें, अब बच्चे का सेल मिल चुका है मुझे, तो सेल के ऊपर में बहुत सारी चीजें बच्चे के बारे में बताया जा सकता है, जैसे अगर उसे कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, अगर उसे कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग यहां से पता लगा सकते हैं, ठीक है, यहां से पता लगा सकते हैं। एक और चीज यहां से पता लगा सकते हैं, दैट इज जेंडर, इसका हम जेंडर भी पता लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, कैसे, क्योंकि जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो हमारा 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है क्या होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम, या तो वो XX हो सकता है या फिर वो XY हो सकता है। तो अगर डॉक्टर्स को वो क्रोमोसोम XX देखने मिला तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज द फीमेल, और अगर वो X और Y देखने के मिला तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, मेल है। सही बात है, समझ में आ रही बात। तो ये भी पता लगाया जा सकता है। तो पहले ये चीजें चलती थी, तो पहले क्या होता था ना, हमारे इंडिया में पहले आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, अभी तो इतना नहीं ज्यादा देखा जाता, लेकिन पहले मूवीज में अगर हमें पता लग जाए, ठीक है, लोगों को पता लग जाए कि जो बेबी है वो फीमेल है, ठीक है, तो उसको उसी टाइम पे मार दिया जाता था, जिसे फीमेल फीटिसाइड बोला जाता है। तो ये चीज ना हो, जिसकी वजह से एमनियन सिंथेसिस पे, ठीक है, एमनियोनिक सिंथेसिस पे इसको पार्शियली बैन कर दिया गया, पार्शियली इस पे बैन लगा दिया गया है, ठीक है, पार्शियली बैन लगा दिया गया है, ताकि लोग इस पे अपने बेबी का जेंडर ना पता कर पाए, सही है। इस पे देखो बाकी चीजें आप लोग पता कर सकते हो, जैसे अगर डॉक्टर को डाउट है कि इस बेबी को कुछ बीमारी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, ऐसी कोई बीमारी हो सकती है, तो डॉक्टर कर सकता है ये, लेकिन जब उस पर रिपोर्ट आएगी ना तो उस पर X और Y क्रोमोसोम नहीं शो किया जाएगा, सही है, ताकि पता ना लग पाए कि वो बेबी गर्ल है या बॉय। समझ में आ रही बात। तो ये है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम लोग एमनियोनिक सिंथेसिस, और ये हमेशा कब होती है, अराउंड 16 से 22 वीक के अंदर अंदर इसको की जाती है, 22 वीक से ज्यादा नहीं, 16 वीक से कम नहीं। समझ में आई बात। तो दिस इज द प्रोसेस। समझ में आई बात। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमारा एक टॉपिक ये वाला तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज पॉपुलेशन, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, दैट इज व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए अपन, दैट इज पॉपुलेशन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब इस टॉपिक पे देखो, जो हमारी बुक है ना वो बहुत ज्यादा अपना दुखड़ा सुना रही है, वो बोल रही देखो यार पहले पहले बहुत कम पॉपुलेशन हुआ करती थी, ठीक है, और अब पॉपुलेशन का जो रेट है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर पॉपुलेशन का रेट बढ़ते जाएगा, देखो पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जो हमारे अर्थ पे रिसोर्सेस है, जो पेट्रोल है, डीजल है, वो तो बोल सकते हो, लेकिन जो लैंड है वो तो उतना ही रहेगा, सही है। तो उस पे उगने वाला जो अनाज है वो भी उतना ही रहेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन लैंड तो नहीं बढ़ रहा ना, समझ में आ रही बात। तो हमारे जो रिसोर्सेस है वो नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से रिसोर्सेस के लिए ज्यादा कंपटीशन होगा, समझ में आ रही बात। इसीलिए पॉपुलेशन ज्यादा अच्छी बात नहीं है, समझ में आ रही बात। तो क्या बोल रही है बुक, सबसे पहले बोल रही है कि अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, ठीक है, तो अराउंड 1900 में, ठीक है, 1900 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। उसके बाद 100 साल बाद देखें, 100 साल बाद देखें यानी 2000 में, तो पॉपुलेशन हो गई बच्चों 6 बिलियन। पॉपुलेशन कितनी हो गई, 6 बिलियन पॉपुलेशन। समझ में आ रही बात। मतलब देखो 1900 मतलब पिछले लाखों सालों में 1900 तक पहुंचते पहुंचते हम लोग की पॉपुलेशन सिर्फ कितनी हुई, 2 बिलियन, और सिर्फ 1000 साल में, समझ में आ रही, सिर्फ 1000 साल नहीं, सॉरी सिर्फ 100 साल में, सिर्फ 100 साल में हमने 3 गुना जंप मारा है पॉपुलेशन में, इस पूरी वर्ल्ड की बात करें। और ये तो 2000 का डाटा है, अगर हम लोग आज का डाटा देखें, ठीक है, तो इट इज अराउंड 7.4 बिलियन पॉपुलेशन। समझ में आ रही बात, ठीक है, इट इज अराउंड 7.4 बिलियन पॉपुलेशन, हमारे पूरे वर्ल्ड की बात हो गई, सही बात है। उसके बाद इंडिया की अगर बात करें हम, हमारा भारत देश,
अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वाले हम देखो, हम लोग तो 1900 से गिनते ही नहीं है, हम लोग सीधा गिनते हैं 1947 से, जब हमको आजादी मिली थी। हम लोग बोलते हैं कि यार उसके पहले वो फिरंगी लोग थे, उनको हम लोगों को नहीं पता उनके बारे में, तो हम लोग गिनते हैं भैया 1947 से कि 1947 से हमारी पॉपुलेशन कितनी थी। तो 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन थी अराउंड 350 मिलियन, ठीक है, 350 मिलियन पीपल, समझ में आ रही है बात। और 2000 आते आते, ठीक है, 2000 आते आते हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन पहुंच गई, समझ में आ रही बात। हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी पहुंच गई, 1 बिलियन। देख रहे हो कितना जंप आया है, मतलब पिछले लाखों सालों में हम लोग सिर्फ 350 मिलियन पहुंचे, और सिर्फ समझ रहे हो 50 सालों में कितना डिफरेंस आ गया, 1 बिलियन का डिफरेंस आ गया। और अगर आज की बात करें तो आज हम लोग अराउंड 1.4 बिलियन के आसपास है, ठीक है, हम लोग अराउंड 1.4 बिलियन, 1.4 बिलियन के आसपास है, सही है। इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, आप लोग ने सुना ही होगा न्यूज में, कुछ टाइम पहले की न्यूज है, 1-2 महीने पहले की, कि इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है पॉपुलेशन में। इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गई है, ठीक है। मतलब देखो 1.4 बिलियन और पूरी दुनिया का पॉपुलेशन कितना है, 7.4 बिलियन। मतलब हर 6 में से एक बंदा इस पूरी दुनिया में इंडियन है, समझ रहे हो, हर 6 में से एक बंदा क्या है, इंडियन है, जो कि गर्व करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इन पॉपुलेशन को रोका कैसे जाए, इन सारे पॉपुलेशन को रोका कैसे जाए, समझ में आ रही बात। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिन मेथड्स का यूज करके बच्चों हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, जो पॉपुलेशन है उसको कम कर सकते हैं, प्रेगनेंसीज को कम कर सकते हैं, समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब समझ में आ गया कि ऐसी चीज है, ठीक है, ऐसी चीज है जिसको हम लोग यूज करके, कुछ ऐसे मेथड्स को हम लोग यूज करके हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सके, ठीक है, प्रेगनेंसी को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। अब देखो एक और बात है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर रहे हो तो उसका इफेक्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया फिर भी बोलो भैया कोई प्रेग्नेंट हो गया, सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए, मतलब यूज करने भी तो आना चाहिए सब लोग को, नॉर्मल पीपल को भी यूज करने आना चाहिए। साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए भैया, ऐसा नहीं कि लोग एक कॉन्डम 5,000-6,000 का मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कर सकते ना हम लोग। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए बहुत ज्यादा, समझ में आ रही बात। तो दीज आर द सम ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 4 टाइप में डिवाइडेड है, आपकी बुक में 4 प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए हुए हैं। सबसे पहला क्या है, नेचुरल मेथड, ठीक है, उसके बाद है बैरियर मेथड, उसके बाद है केमिकल मेथड, और उसके बाद है सर्जिकल मेथड, सही है। ये 4 टाइप के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो हम लोग को पढ़ना है, समझ में आ रही है बात। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचुरल मेथड। देखो नेचुरल मेथड में क्या होता है, हम लोग नेचुरल मेथड में हमारे बॉडी का ही नॉलेज यूज करके हम लोग जो प्रेगनेंसी है उसे रोकने की कोशिश करते हैं सबसे। और देखो मोस्टली क्या होता है कि ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसके अंदर प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बाकी अदर मेथड्स से, समझ में आ रही बात। तो वी यूज द बॉडी ऑफ द, वी यूज द नॉलेज ऑफ द बॉडी, हम अपने बॉडी का ही नॉलेज यूज करके प्रेगनेंसी को रोकना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है, दैट इज विथड्रॉवल मेथड या फिर कॉइटस इंटरप्टिव, ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या है, विथड्रॉवल मेथड। इसमें होता है क्या, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सीमन का इजैकुलेशन है वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड में होता है, ठीक है, सबसे लास्ट में इजैकुलेशन होता है, सही है। तो होगा जैसे ही इजैकुलेशन का टाइम आए तो मेल क्या करेगा, अपना जो पीनस है वो रिमूव कर लेगा, ठीक है, जो अपना पीनस है वो क्या कर लेगा, विथड्रॉ कर लेगा, रिमूव कर लेगा फीमेल की वजाइना से, सही बात है, ताकि जो सीमन है वो उसकी वजाइना में ना जाए, जिसके वजह से जो प्रेगनेंसी होने का चांस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऑल्दो ये बहुत ही इनइफेक्टिव हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो जब सीमन इजैकुलेट होता है उसके पहले हमारे पीनस में से कुछ और भी फ्लूइड निकलते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल जो ये होता है अपना वाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारे फ्लूइड्स उसके अंदर निकलते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात, ताकि उसको लुब्रिकेंट बनाया जा सके। बताया मैंने तुम लोगों को पढ़ा था ना, लुब्रिकेशन के लिए बहुत सारे फ्लूइड्स निकलते हैं, तो वो सारे फ्लूइड्स में भी कुछ कुछ स्पर्म्स हो सकते हैं, तो वहां से भी प्रेगनेंसी का चांस बन सकता है, सही बात है। उसके बाद अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो दूसरा मेथड है दैट इज रिदम मेथड या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। रिदम मेथड क्या होता है, देखो रिदम मेथड क्या कहता है, देखो एक फीमेल है वो पूरे महीने, ठीक है, पूरे महीने रिप्रोडक्शन के लिए ये नहीं होती, ठीक है, अवेलेबल नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर तुम लोग ने अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पे, लास्ट के 14th डे पे क्या होता है,
मोस्टली ओवैल्यूएशन होता है, सही है। तो अगर आप 14th डे पे पढ़ो और ओवम जो है वो उसका जो दिन है, मतलब उसका जो लाइफ टाइम है वो कितना है, 2 दिन का है। तो फॉर एग्जांपल 14th डे पे हुआ ओवैल्यूएशन और 15th डे पकड़ लो, 16th डे पकड़ लो, इस दिन तक आपका ओवम रहेगा आपकी बॉडी में। क्या पता ये पहले भी हो सकता है, ठीक है, 2-3 दिन पहले भी हो सकता है। तो 13 और 12 भी पकड़ लो, ठीक है, 13 और 12 भी पकड़ लो। मतलब इतने टाइम पे भी अगर आप इजैकुलेशन या फिर मतलब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करो, अगर इतने टाइम पे, तो आप बचा सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, मोस्टली उस टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। मतलब 1 से लेके ऑलमोस्ट 10 तारीख तक, ठीक है, 1 से लेके 10 दिन तक, जो पहले 10 दिन होते हैं उसके अंदर फीमेल का जो ओवम है वो इजैकुलेट नहीं हुआ, ओवम बोल रहा हूं, ओवैल्यूएशन नहीं हुआ होता ना, ठीक है। तो अगर ओवैल्यूएशन नहीं हुआ है तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ही कम होता है, और जब ओवैल्यूएशन हो जाता है तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी ना हो सकती है ना, इसीलिए उस टाइम पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करें। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 17 से लेके 30 तक ऑलमोस्ट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो हम लोग बॉडी का ही नॉलेज का यूज करके रिप्रोडक्शन जो है उसे कम कर रहे हैं, मतलब प्रेगनेंसी को कम करना चाह रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिदम मेथड। क्लियर है? उसके बाद थर्ड है दैट इज लैक्टेशनल एमन्योरिया, ठीक है। लैक्टेशनल एमन्योरिया होता क्या पता है, जब एक जो फीमेल है, ठीक है, अब वो अगर एक न्यू मम्मी बनी है, मतलब उसने अभी एक बेबी को जन्म दिया है, तो कुछ टाइम तक इंटेंस लैक्टेशन होती है उस फीमेल के अंदर। इंटेंस लैक्टेशन मतलब क्या, जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर ना प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है, प्रोलैक्टिन का फंक्शन है मिल्क को प्रोड्यूस करना, ठीक है, मिल्क का प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन यूज होता है, सही है। तो जब एक फीमेल न्यू मम्मी बनी रहती है तो उस टाइम पे प्रोलैक्टिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर। तो प्रोलैक्टिन की वजह से, ठीक है, प्रोलैक्टिन एक हम लोग बोल सकते हैं प्रोलैक्टिन दुश्मन है किसका, एलएच और एफएसएच का। तो अगर प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो एलएच और एफएसएच रिलीज नहीं हो पाते बच्चों, ठीक है, इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत जल्दी गिर जाता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए जनरली जो बेबी जो फीमेल है वो अभी मम्मी बनी है, वो अराउंड 6 मंथ तक, अराउंड नेक्स्ट 6 मंथ तक, ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अराउंड 6 मंथ तक उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, सही है। तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा मतलब उसका ओवैल्यूएशन नहीं होगा, तो उस मंथ में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना सेफ है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो आई होप आप लोग को जो नेचुरल मेथड्स है वो इजीली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, दैट इज बैरियर मेथड, मोस्ट फेमस मेथड, ठीक है, जहां पे हम लोग बैरियर लगा रहे हैं, किसके बीच में, स्पर्म और एग के बीच में। सही बात है, हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, बैरियर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिटवीन किसके बीच में, एग और, ये नहीं लगाना चाहिए, एग एंड स्पर्म के बीच में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो स्पर्म और एग के बीच में अगर आप बैरियर लगा दो, फिजिकल बैरियर लगा दो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज बैरियर मेथड। क्लियर है? अब मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो बहुत ही फेमस है, दैट इज मेल्स कॉन्डम, बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये एक लैटेक्स रबड़ का बना हुआ रहता है, और ये इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ बच्चों पता है, क्योंकि ये ना एसटीडी से भी, ठीक है, एसटीडी से भी बचाता है। अगर आप मेनली देखो, ये नॉर्मली पीनस होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दिया जाता है, इसके ऊपर ऐसा लगा दिया जाता है। अब यहां से जो मेल का ऑर्गन है, ठीक है, जो मेल के ग्लैंड्स है, जो मेल का सिक्रीशन है, वो फीमेल के सिक्रीशन से नहीं मिलता, ठीक है, फीमेल्स के सिक्रीशन से नहीं मिलता। तो यहां पे एसटीडी से बहुत ज्यादा बचाया जाता है, ठीक है, एसटीडी से बहुत ज्यादा बच सकता है कोई भी पर्सन इफ ही और शी वियर अ कॉन्डम। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इतना समझ में आ गया? समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, आपकी बुक आपको एक कंपनी का भी नाम बता रही है, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट के शॉप पर जाना तो आपको क्या मांगना है, ठीक है, तो यहां पे निरोध दिया हुआ है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां पे एक नाम भी दिया हुआ है, अगर आपको केमिस्ट के शॉप पे जाना तो आपको कौन सी चीज का डिमांड करना है ताकि आपको वो मिल जाए। समझ में आ रही बात? तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। देखो, इस टाइम पे हम लोग को ये सारी चीजें पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, पढ़नी तो है हम लोग को, सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो पॉजिटिव वे में देखो हर एक चीज को। तो ये हो गया बैरियर मेथड मेल्स के लिए। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल्स के भी कॉन्डम आते हैं, सही है, फीमेल्स के भी कॉन्डम आते हैं, बट ये भी क्या होता है जनरली, इसके अंदर ना बहुत ही एसटीडी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इनके अंदर ना एसटीडी होने के थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू दिस। समझ में आ रही बात? और हाँ, ये भी वन टाइम यूज के लिए होते हैं, इट इज ओनली फॉर वन टाइम यूज, ऐसा नहीं कि धो के वापस यूज करो,
समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इट इज ओनली वन टाइम यूज एंड सेम दिस इज ओनली फॉर वन टाइम यूज। लेकिन उसके बाद जो चीजें जैसे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप। अब जो सर्वाइकल कैप क्या होता है, जैसे तुम लोग ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा होगा, सो दिस इज द यूट्रस, सही है। अब वापस तुम लोग को हर एक चीज पता ही है अभी, दिस इज द सर्वाइकल, सर्विक्स और दिस इज द वजाइना। तो होता क्या है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक ऐसे कैप लगी रहती है, एक ढक्कन सी, और इसको जाके ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ढक्कन लेती है फीमेल्स और क्या कर देती है, इसको जो सर्विक्स है उसको उसके ऊपर लगा दी जाती है और वो सर्विक्स क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब जैसे ही सर्विक्स बंद हो गया, ठीक है, सर्विक्स बंद हो गया, तो यहां से स्पर्म एंटर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। और अगर स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा तो वहां पे क्या होगी, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन एक और बात, यहां पे जो फीमेल का ये है अपना वजाइना है वो पूरा ओपन है, ठीक है। मतलब यहां का फ्लूइड मेल के पीनस से भी क्या हो जाएगा, इंटरैक्ट कर सकता है। मतलब वहां पे एसटीडी होने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो इन सब में एसटीडी होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं एंड दे आर रीयूजेबल। मतलब इसको आप एक बार यूज करके वापस भी रीयूज कर सकते हो, समझ में आ रही बात। तो इसमें एसटीडी होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए इसको यूज किया जाता है स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ, ठीक है। स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्रीम्स होते हैं जो स्पर्म्स को मारने के काम आते हैं, ठीक है। अगर वो स्पर्म्स पे लग गए तो वो स्पर्म का खत्म, खलास, समझ में आ रही बात। और उनके अंदर होता क्या है, एक केमिकल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉनॉक्सिनॉल, ठीक है। एक केमिकल है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉनॉक्सिनॉल, वो प्रेजेंट होता है स्पर्मोसाइडल फ्लूइड के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड में आप लोग को इतनी सारी चीजें सीखनी है, समझ में आई। तो दो चीजें हो गई हमारा, नेचुरल मेथड समझ में आ गया, बैरियर मेथड समझ में आ गया। टेंशन मत लो, हर एक चीज का आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है उस पे नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। तो अभी सिर्फ समझने का काम करो, ठीक है। जैसा मैंने आप लोग को पहले ही बोला था ना कि अभी आप लोग को सिर्फ समझने का काम करना है, चीजों को समझो क्या है क्या नहीं, फिर आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, नोट्स में से आप लोग चीजें याद कर लोगे। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने केमिकल मेथड पे, आ जाओ केमिकल मेथड पे। ओके, सो दिस इज द केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड मतलब क्या, यहां पे हम लोग कुछ केमिकल्स यूज करेंगे, कुछ पिल्स लेंगे, ठीक है। कुछ पिल्स होंगे, कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होंगे, कुछ इंप्लांट्स होंगे, ये सारी चीजों को हम लोग यूज करेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे, प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहला क्या है, दैट इज पिल्स। अब देयर आर वेरियस पिल्स। सबसे पहला एग्जांपल है POP, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, POP, जिसका फुल फॉर्म है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक सेकंड देख लेने दो, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ओके, प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल, ठीक है। इसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन ओरल पिल। अब इसके नाम से समझ में आ रहा है कि जब आप इस पिल को खाओगे तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा देगा। अब आप लोग सोचोगे कि सर प्रोजेस्टेरॉन तो अच्छी चीज है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था कि अपना जो अपना ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है उसको मेंटेन करके रख रहा था, सही है। तो भैया प्रोजेस्टेरॉन क्यों, कैसे अपना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगा। तो याद करो बच्चों, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मैंने क्या बोला था कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एंड ऑफ द साइकिल रिलीज होता है। मतलब जब आपका ल्यूटियल फेज चल रहा होता है तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाया था। लेकिन अगर आप पिल लोगे, ठीक है, पिल खाओगे, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में, मतलब आपके जो जैसा आपका साइकिल स्टार्ट हो रहा है ना, तो उस टाइम पे ही पिल लेना पड़ता है, ठीक है। वीक में एक बार पिल लेते हैं, उस टाइम पे पिल लेते हैं, तो उस टाइम पे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है। अब देखो, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये पहले ही बढ़ गया, ठीक है, ये पहले ही बढ़ गया। तो ये क्या करेगा, उस जो जितने भी ईस्ट्रोजन है ना, उस ईस्ट्रोजन का लेवल क्या कर देगा, ईस्ट्रोजन का इफेक्ट क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन आगे चल के एंडोमेट्रियम की वॉल बना नहीं पाएगा। और अगर एंडोमेट्रियम की वॉल नहीं बन पाई तो प्रेगनेंसी होने का भी चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा एक और पिल है जिसे हम लोग बोलते हैं COC, ठीक है। COC गेम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसका नाम है दैट इज कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कंबाइन मतलब क्या, इसके अंदर दोनों चीजें रहती है, इसके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों रहता है, सही है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पहले ही टाइम पे बढ़ा दो, ठीक है, पहले ही टाइम पे बढ़ा दो। जब बढ़ा नहीं था, तो अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पहले ही बढ़ जाएगा, समझ में आ रही बात, तो अपना जो एंडोमेट्रियम का वॉल है वो जर्मिनेट ही, बड़ा ही नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात, उसको वो बाद में आने वाला था ना, लेकिन वो पहले ही आ गया, तो उसकी जो वॉल है वो बढ़ नहीं पाएगी, जिसके वजह से प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद एक और दिया हुआ है, इसका नाम है सहेली, जिसकी एड भी आती है, आप लोगों ने ऐड भी देखा होगा बचपन में। तो सहेली नाम की एक पिल आती है, ठीक है, जिसको वीक में एक बार लेना रहता है, उसको भी, वो भी क्या है, एक टाइप का पिल है जो लिया जाता है। समझ में आ रही बात। इसको डेवलप किसने किया था, दैट इज CDRI, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, ठीक है। CDRI ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था।
दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है ये है लखनऊ में। समझ में आ रही बात? ठीक है, लखनऊ में बेस्ड है, CDRA उन्होंने डिस्कवर किया था इस सहेली को। तो ये 3 पिल आपको याद रखने, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में आता है। क्लियर है? उसके बाद है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इसका मतलब क्या है कि आपके यूट्रस के अंदर, यूट्रस, दिस इज द यूट्रस फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द यूट्रस। ठीक है, तो अगर आपके यूट्रस के अंदर अगर आप कोई भी डिवाइस रख दो, ठीक है, सॉरी, अगर आप इस यूट्रस के अंदर कोई भी डिवाइस रख दो तो आपका ये जो एंडोमेट्रियम है ना, ये जो एंडोमेट्रियम है ना, ये इंप्लांटेशन करने से ही मना कर देता है। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो यूट्रस है ये इंप्लांट ही नहीं करता, किसी भी चीज को इंप्लांट करने से ही मना कर देता है, इंप्लांटेशन होती नहीं है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यहाँ पे इंप्लांटेशन होती ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का भी यूज कर सकते हैं। जैसा सबसे पहले इनर्ट, अगर मैं इनर्ट की बात करूं, इनर्ट मतलब क्या? जो कुछ रिलीज ना कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली प्लास्टिक यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, जिसका एक एग्जांपल है लिपिलोप। ठीक है, लिपिलोप एक एग्जांपल है, प्लास्टिक का स्ट्रक्चर आता है, उसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं इस कहां पे? यूट्रस के अंदर, जिसके वजह से प्रेगनेंसी क्या हो जाती है? रुक जाती है। उसके बाद है कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग में आता है अपना कॉपर टी। कॉपर टी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ ऐसा टी शेप का होता है। ठीक है, टी शेप का होता है। अब ये करता है क्या पता है? जैसे ही यहां से स्पर्म एंटर करते हैं ना, जैसे यहां से स्पर्म एंटर करते हैं ना, तो ये कॉपर टी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द स्पर्म, तो ये कॉपर टी इसके ऊपर ऐसे अटक जाता है, इसके ऊपर जाके ऐसे अटक जाता है, कॉपर जाके इसके ऊपर लग जाता है। जैसे इसके ऊपर कॉपर अटैच हो जाते हैं, इसका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हो? ये भारी हो जाता है, जिसके वजह से ये ऊपर साइड मूव नहीं कर पाता। ऐसे याद रख लो, सही बात है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को नोट्स के अंदर दे दूंगा, सही है। और इसके बाद क्या है? हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, कुछ ऐसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है जो क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन रिलीज से। कौन से हार्मोन? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सिंपल सी बात है, पहले ही वो रिलीज कर देंगे ताकि जो अपना एंडोमेट्रियम की वॉल है वो बनी ना पाए, और एंडोमेट्रियम की वॉल नहीं बनेगी तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी। उसके बाद है इम्प्लांट्स। ठीक है, इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स कुछ ऐसे स्टिक्स होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टिक्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। सिंपल, जो क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन से रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सिंपल सी बात है। तो कुछ स्टिक्स है जो इंप्लांट कर दिए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और वो स्टिक्स क्या करते हैं? हार्मोन्स को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है? सिंपल चीजें। देखो इस पूरे लेसन में, इस पूरे टॉपिक में, इस टॉपिक में एकदम सिंपल चीजें हैं जो सिर्फ आपको समझनी है। ज्यादा कुछ समझने लायक है भी नहीं इसमें, बस आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूं जो फैक्ट्स है। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इम्प्लांट समझ में आ गया। दीज आर द हार्मोन रिलीजिंग स्टिक्स। ठीक है, कुछ स्टिक्स होती है जिन्हें हम लोग क्या कर देते हैं? ऐसे स्टिक्स रहेंगी जिन्हें हम लोग इम्प्लांट कर देंगे बॉडी के अंदर, और वो स्टिक्स क्या करेंगी? केमिकल से रिलीज करेंगे। कौन सा केमिकल? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। समझ में आ रही बात? चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना सर्जिकल मेथड। दिस इज द लास्ट मेथड हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, दैट इज सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड में क्या होगा? देखो सर्जिकल मेथड, सबसे पहली बात, इसको परमानेंट मेथड भी कहा जाता है। परमानेंट मेथड मतलब क्या? कि एक बार अगर आपने कर दिया तो इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों ये। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप ये एक बार कर दिया जाता है तो उसके बाद प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन ये इसका रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर है। मतलब आप इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो यही चीज मैंने यहां पे भी लिखी है, इट इज मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बट वेरी पुअर रिवर्सल। ठीक है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। समझ में आती है बात? इसके अंदर दो चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं। एक है वैसेक्टमी, ठीक है, एक है वैसेक्टमी, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर देना, और एक है ट्यूबेक्टमी। सही बात है। ठीक है, दो चीजें हैं। ठीक है, वैसेक्टमी क्या होती है? वैसेक्टमी क्या होती है? देखो याद करो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मेल की अगर बात करें तो मेल में क्या होता है? ऐसे स्क्रॉटम होता है। ठीक है, स्क्रॉटम होता है, और इस स्क्रॉटम के अंदर यहां पे दो आपके टेस्टिस रखे होते हैं। ठीक है, दिस इज द स्क्रॉटम, और स्क्रॉटम के अंदर क्या रखा रहता है? टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के बाहर यहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इस स्ट्रक्चर का यहां से एक ट्यूब निकलती है। देखो यहां से एक ट्यूब निकलती है, यहां से एक ट्यूब निकलती है जो क्या करती है? स्पर्म को लेके जाती है। ठीक है, स्पर्म को लेके जाती है आपके पीनस वाले स्ट्रक्चर में। सही है, पीनस में डाल देती है। सही बात है। तो आपके मोस्टली हम लोग बोलते हैं यूट्रस में, यूथरा में डाल देती है। सही है। तो ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या कहते थे? जरा याद करो, इस ट्यूब का नाम क्या था? इसे हम लोग कहते थे वास डेफरेंस। याद है?
इसे हम लोग क्या बोलते थे, वास डिफरेंस। ठीक है, तो वास डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, अब कट करेंगे। ठीक है, वास डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। ऐसे होता था ना, ये आगे जाता था, फिर यहां से आपका सेमिनल वेसिकल, फिर ये आगे चल के यूट्रस में चला जाता था। सही है, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग सिंपल सी बात है, इस वास डिफरेंस को यहां से कट करेंगे और यहां से कट करेंगे। सही बात है, और ये वापस जुड़ ना जाए इसके लिए हम लोग इसको यहीं पे से बांध देंगे और इसको यहां पे से बांध देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, सेम टू सेम इसको भी यहां से बांध देंगे, इसको यहां पे बांध देंगे। जब ये वास्ट डिफरेंस ही टूट गया, मतलब ये डक्ट ही टूट गया। सही बात है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। जब यहां से डक्ट ही टूट गया तो क्या यहां से स्पर्म इस साइड जा पाएगा? क्या यहां से स्पर्म यहां पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि आपका जो वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, आपका जो वास्ट डिफरेंस है वो क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, टूट गया जा चुका है, जिसकी वजह से यहां पे स्पर्म नहीं जा पाएगा। देखो यहां पे सीमन का फॉर्मेशन होगा, सीमन के अंदर और भी बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड सेक्रेशन होता है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन होता है, उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन होता है। तो बहुत सारे ग्लैंड्स का यहाँ पे सेक्रेशन होता है सीमन के अंदर, तो सीमन फॉर्म होगा, लेकिन उस सीमन के अंदर स्पर्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया है। ठीक है, वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया है और उसको यहां पे बांध दिया। समझ में आ रही बात? इस चीज को हम लोग कहते हैं वेसेक्टमी। देख रहे हो, वास, अगर आप वास को कट करोगे, ठीक है, अगर आप वास डिफरेंस को कट करोगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेसेक्टमी। ठीक है, इसे हिंदी में नसबंदी भी कहा जाता है, सुना होगा आप लोग ने कहीं पे भी नाम इस चीज का। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम लोग ने वास डिफरेंस को कट किया, इसीलिए इसका नाम क्या है, वेसेक्टमी। ठीक है, वास डिफरेंस यानी वेसेक्टमी। इसमें आ जाओ ट्यूबेक्टमी में, ट्यूबेक्टमी में आ जाओ, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को याद करो जरा। दिस इज द यूट्रस, बहुत बार पढ़ा है। दिस इज द सर्विक्स, दिस इज द वजाइना। ठीक है, फिर यहां से आपका फेलोपियन ट्यूब निकलता है, जिसे हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। पहले से पतला रहता है, फिर आगे जाके ऐसे चौड़ा हो जाता है। सही है, सेम यहां पे भी ऐसे पतला होता है, फिर यहां पे ऐसे चौड़ा हो जाता है। सही है, तो दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या है, एक टाइप की ट्यूब है। सही है, तो अगर आप क्या करो, अब देखो यहां पे क्या रहते हैं, ओवरी, यहां पे भी क्या रहता है, एक ओवरी। सही है, इस ओवरी से यहां से एक अपना ओवम निकलता है और ये ओवम का पकड़ लेता है ये, और इसको ये चल चले कहां जाता है, यहां पे आ जाता है, एम्प्यूला में आ जाता है। सही है, सेम टू सेम, एक महीने ये होता है और अगले महीने इस ओवरी से निकलता है। ऐसे होता है ना, अल्टरनेटिवली होता है। देखो जो ओवम रिलीज का प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है वो अल्टरनेटिवली होता है। एक मंथ इस ओवरी से निकलेगा तो दूसरे मंथ इस ओवरी से निकलेगा, फिर दूसरे मंथ इस ओवरी से, फिर तीसरे मंथ इस ओवरी से। समझ में आ रही बात? तो ऐसे अल्टरनेटिवली चलता रहता है। समझ में आ रही बात? तो यहां से आपका ओवम निकला और यहां पे है, और यहां से स्पर्म क्या करेगा, जाके इसको फर्टिलाइज करेगा। सही है, जाके क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज करने का ट्राई करेगा। अब हम लोग ने क्या किया, ध्यान से सुनो, हम लोग ने क्या किया, इस ट्यूब को, इस फेलोपियन ट्यूब को यहां से कट किया और इस फेलोपियन ट्यूब को यहां से कट किया। सही है, इस फेलोपियन ट्यूब को दो जगह से कट मारा है हम लोग ने, दो जगह से कट मारा है। सही है, और इसको यहीं पे जोड़ दिया और इसको यहीं पे जोड़ दिया। सेम टू सेम इसको भी यहीं पे जोड़ दिया और इसको भी यहीं पे जोड़ दिया। तो अब बताओ यहां से जो ओवम रिलीज हो रहा है, ठीक है, जो ओवम रिलीज हो रहा है, क्या ये स्पर्म जाके इसको मेट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग ने रास्ता ही बंद कर दिया ना। जो स्पर्म को जाने का जो रास्ता था, जो जगह थी, वही हम लोग ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो अब वो वहां पे जा ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब वो वहां पे जा ही नहीं पाएगा। अब देखो बहुत लोग ये सोचते हैं कि इस प्रोसेस में, ठीक है, इस प्रोसेस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल भी नहीं बंद होगा, क्योंकि जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो यहां से आते हैं, ब्लड के थ्रू आते हैं। सही है, तो हार्मोन्स तो यहाँ पे पहुंच ही जा रहे हैं, साथ ही साथ ओवुलेशन हो ही जा रही है। सही बात है, तो यहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस हम लोग ने क्या किया, इस ट्यूब को यहां से कट कर दिया, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। ठीक है, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो अब यहां पे हम लोग ने कट किसको किया है, ट्यूब को किया है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टमी। ठीक है, इसीलिए हम लोग किसे क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टमी। यहां पे हम लोग ने वास्ट डिफरेंस को कट किया था, इसीलिए वेसेक्टमी था। यहां पे हम लोग ने ट्यूब को कट किया, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। ये कौन सी ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब। सही है, तो यहां पे हम लोग ने कौन से ट्यूब को कट किया, फेलोपियन ट्यूब को कट किया। सो फेलोपियन ट्यूब को अगर कट किया है तो ट्यूबेक्टमी, और वैस को अगर वैस डिफरेंस को कट किया है तो हम लोग वेसेक्टमी। समझ जरा, याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका। सही है, एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, हो गया होगा। सही है, दिस इज द परमानेंट मेथड। इसे आप लोग सर्जिकल मेथड भी बोल सकते हो, या फिर इसे आप परमानेंट मेथड भी बोल सकते हो, कि परमानेंटली जो स्पर्म बनता है मेल्स में और ओवम बनता है फीमेल्स में, अब वो परमानेंटली मेट नहीं कर पाएगा कभी भी। समझ में आ रही बात? जिसके वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट
हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया बात। तो इतने सारे हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे, ठीक है, ये सारे हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम लोग ने पढ़ लिए, सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब क्या पढ़ना है हम लोग को, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करके भी, ठीक है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करके भी कोई बंदी प्रेग्नेंट हो जा रही है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जा रही है, सही है, तो उससे उस चीज को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, उस चीज को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग एमटीपी देखने वाले, लेकिन उसके पहले एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल। एक पिल आती है जैसे मॉर्निंग आफ्टर पिल, अगर किसी पर्सन ने, ठीक है, किसी कपल ने अगर समझ लो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, ठीक है, और उस टाइम पे जो स्पर्म है वो एंटर कर जाएगा, और जो कपल है उनको बहुत ज्यादा टेंशन है कि ये प्रेग्नेंट हो सकती है फीमेल, तो उस टाइम पे कुछ पिल्स आती है, ठीक है, अगर वो पिल्स फीमेल खा ले तो उस टाइम पे जो अगर 72 आवर्स के अंदर, हाँ 72 आवर्स के अंदर अगर वो पिल वो इंटेक कर लेती है तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। समझ में आ रही बात, प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इन चीज को बोलते हैं हम लोग मॉर्निंग आफ्टर पिल, ठीक है, वो मैं आप लोगों को नोट्स में दे दूंगा, आपकी बुक में दिया हुआ है तो उसे मैं आप लोगों को नोट्स में लिखवा दूंगा, यहाँ पे मैंने नहीं दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, दैट इज एमटीपी, ठीक है, एमटीपी जिसे हम लोग सिंपल भाषा में अबॉर्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या चीज दी हुई है, देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है, इसका डेफिनेशन पढ़ो, दैट इज इंटेंशनल अबॉर्शन, ठीक है, इट इज द इंटेंशनल अबॉर्शन। अगर गलती से, ठीक है, अगर गलती से बोलते हैं ना हम लोग कुछ खा लेते तो अबॉर्शन हो जाता है, कुछ कोई चीज ले लेते तो, कंज्यूम कर लेते, कोई दवा खा लेते तो वो एमटीपी के अंदर नहीं आएगा। अगर आप इंटेंशनली किसी चीज को खत्म करना चाहते हो तो वो किसके अंदर आएगा, अबॉर्शन के अंदर। समझ में आ रही बात, वर्ड्स को ये रीड करो, इट इज द इंटेंशनल अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर कंप्लीशन ऑफ द फुल टर्म, ठीक है, मतलब एक बेबी पूरी तरह से डेवलप होने से पहले अगर आप उसे टर्मिनेट कर देते हो, बॉडी से निकाल देते हो, समझ में आ रही बात, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एमटीपी या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर सिंपल सी भाषा में अबॉर्शन। क्लियर है, समझ में आ गया, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब देखो कुछ केसेस में ना जरूरी भी हो जाता है अबॉर्शन, जैसे अब समझो कोई रेप का केस है, उसमें तो फीमेल नहीं चाहेगी ना कि वो बेबी हो, ठीक है, या फिर अगर जो बेबी है उसको कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, कोई बीमारी हो गई है उसको, तो उस टाइम पे भी नहीं चाहेगी, मतलब हम तो नहीं चाहेंगे कि जो बेबी पैदा हो वो बहुत ही ज्यादा डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो। अगर हमको पता चल गया है तो उसके अंदर कुछ डिसेबिलिटी, तो हम लोग उसको वहीं पे मतलब क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज द मेडिकल टर्मिनेशन। अब कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, जैसे 45 to 50 मिलियन अबॉर्शन होते हैं हर साल। समझ में आ रही बात, मतलब हर साल कितने होते हैं, 45 to 50 मिलियन। दिस इज ऑलमोस्ट अबाउट 20% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी। अच्छे से लिखते, 20% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी, मतलब इस दुनिया में जितनी भी प्रेगनेंसी होती है उसमें से 20% अबॉर्ट कर दी जाती है। कितना डाटा है इसका, अराउंड 45 से लेके 50 मिलियन तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 45 से लेके 50 मिलियन तक पर ईयर यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेशन किया जाता है। उसके बाद इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, ये तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद 1971 में, ठीक है, 1971 में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने इस चीज को लीगलाइज कर दिया था, ठीक है, एमटीपी को उन्होंने लीगलाइज कर दिया था। क्लियर है, ये फैक्ट याद हो जाएगा, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, थोड़ा मेमोराइज करके रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो एमटीपी भी खत्म हो गया। अब हम लोग को देखना है कि अगर, चलो ये तो बात हो गई कि अगर हम प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है, कोई लोग प्रेग्नेंट ना होना चाहता है तो ये बात हो गई, लेकिन अगर कोई ऐसा कपल है जो कंसीव करना चाहता है, ठीक है, जो बेबी पैदा करना चाहता है, बट उसके अंदर बहुत सारी इनफर्टिलिटी आ गई है, डिसेबिलिटी आ गई, जिसके वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हम लोग कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है, कुछ हम लोग उनके लिए भी हेल्प करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं आर्ट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सही है, आर्ट दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या फिर हम इसे इनफर्टिलिटी भी कह सकते हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो व्हाट इज मीन बाय इनफर्टिलिटी, दिस इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है इनफर्टिलिटी का, इनएबिलिटी टू कंसीव, ठीक है, इनएबिलिटी मतलब कंसीव ना कर पाना, इवन आफ्टर सेक्सुअल कोहैबिटेशन ऑफ 2 years। समझ में आ रही बात, सेक्सुअल कोहैबिटेशन मतलब क्या, सेक्सुअली साथ में रहना, मतलब 2 साल से ज्यादातर
2 साल से ज्यादा जो पर्सन है, जो कपल्स है, वो साथ में रह रहे हैं, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग किसके अंदर आ जाएंगे, वो दैट इज 8 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 साल मैंडेटरी है। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप आप लोग इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी। सही है। सो इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर अ सेक्सुअल कोहैबिशन ऑफ 2 years, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। क्लियर है। अब इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। ठीक है, मेल में भी हो सकती है और फीमेल में हो सकती है। मोस्टली मेल में देखी जाती है। ठीक है, मोस्टली किसके अंदर देखी जाती है इनफर्टिलिटी, मेल्स के अंदर देखी जाती है एज कंपेयर टू फीमेल। क्लियर है। मेल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती है, या तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो। ठीक है, मेल्स के अंदर कुछ मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन ना हो रहा हो, या फिर लेस स्पर्म काउंट हो। ठीक है, बहुत ही कम स्पर्म काउंट हो। अब देखो नॉर्मली स्पर्म काउंट कितना है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, एक इजैकुलेशन में, एक नॉर्मल इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म। अगर स्पर्म्स का काउंट कम होगा तो ज्यादा जो स्पर्म्स है वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग ने पढ़ा है ना कि बहुत सारे स्पर्म्स को बीच में मार दिया जाता है, बहुत सारे स्पर्म्स बीच में डीजनरेट हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर ज्यादा देखने मिलती है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म काउंट क्या होता है, कम होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? सो या तो नो स्पर्म फॉर्मेशन या फिर लेस स्पर्म काउंट। उसके बाद क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब क्या, कि पीनस का इरेक्शन ना होना। ठीक है, ये भी एक टाइप की बीमारी है, जिसमें मोस्टली किसके वजह से आता है, या तो कोई चोट लग जाए। ठीक है, कोई चोट की वजह से, या फिर ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से। आजकल लोगों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से भी ये बीमारी ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये 2 चीजें हम लोग ने पढ़ ली किसके अंदर, मेल के अंदर। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मेल का जो स्पर्म है वो जब तक मेल की डेथ ना होती है तब तक उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। फीमेल की एक एज होती है, जब जिसे हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं, जब वो एज आ जाती है। ठीक है, जब वो एज आ जाती है फीमेल की, तो उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एज बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल फैक्टर है फीमेल के रिप्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इज द ओवम नॉट प्रोड्यूस। अगर किसी फीमेल के अंदर ओवम अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से नहीं चल रही है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी का। क्लियर है, समझ में आई बात? कुछ चीजें हम लोग को देखनी है, कुछ चीजें हम लोग को देखनी है। जैसे देखो ये सारी चीजें हम लोग को समझनी है। जैसे क्या होता है आईवीएफ, देखो नोट्स में मैंने सारी चीजें दी हुई है, बस मैं आप लोगों को इसके मतलब समझा दूंगा। सबसे पहला क्या है आईवीएफ, इसको बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा आईवीएफ के बारे में, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मेल का स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, मेल के इतने ज्यादा स्पर्म नहीं है, और फीमेल में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या करते हैं नॉर्मल डॉक्टर्स, मेल का स्पर्म लेते हैं, ठीक है, और फीमेल का ओवम लेते हैं, और उसको एक्सटर्नली बाहर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो विट्रो का मतलब होता है एक्सटर्नल। ठीक है, विट्रो का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल। अगर इन वीवो लिखा होता तो इंटरनल, इन वीवो मतलब इंटरनल, इन विट्रो मतलब क्या, एक्सटर्नल। तो अगर आप एक्सटर्नल मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो किसी भी चीज का, मतलब मेल और गैमेट का और फीमेल गैमेट का, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात? तो उसे हम लोग क्या करेंगे, बाहर फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद वहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, जायगोट। उस जायगोट को हम लोग क्या करेंगे, फीमेल के यूट्रस में रख देंगे और वहां पे उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या है, ये हो गया। दूसरा क्या है, जिफ्ट। ठीक है, जैसे हम लोग ZIFT फुल फॉर्म क्या है इसका, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, जायगोट का फॉर्मेशन कर दिया और उसको डायरेक्ट किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मैंने आप लोग को बताया था ना कि फेलोपियन ट्यूब में जायगोट बनता है, फिर वहां से मोरुला की स्टेज आती है, फिर मोरुला से वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ऐसे करके बहुत सारे स्टेजेस थी। तो हम लोग ने किसको, जायगोट बनाया, और इस जायगोट को किसके अंदर डाला, डायरेक्ट इन फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाला। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ZIFT, जिफ्ट। ठीक है, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद क्या है, गिफ्ट। ठीक है, GIFT, गिफ्ट में क्या है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो यहां पे हम लोग जायगोट को ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, जायगोट ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जायगोट नहीं ट्रांसफर करेंगे, हम लोग यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर करेंगे। जैसे स्पर्म है तो स्पर्म को मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मेल का, या तो मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, या फिर जो स्पर्म काउंट है वो कम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेल का स्पर्म लेंगे उसको इंजेक्शन से भरेंगे और उसके इंजेक्शन को डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। सही है, तो डायरेक्टली वो कहां पहुंच गया, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, जहां पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। समझ में आई बात? सही है, तो दिस इज द गिफ्ट, दैट इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद क्या है चौथा,
ICSI दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि साइटोप्लाज्म मतलब फीमेल के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन लो और उसको फीमेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भर दो। सो इट इज अ टेक्नोलॉजी, जो ICSF एक टेक्नोलॉजी जो गिफ्ट में यूज की जाती है, ठीक है, समझ में आएगी बात। उसके बाद क्या है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या, देखो नॉर्मल इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है कि जो मेल का पीनस है वो सेमिनेट करता है, मतलब उसका सीमेन रिलीज करता है फीमेल के वजाइना में। लेकिन नॉर्मल आर्टिफिशियली मतलब क्या कि हम लोग क्या लेंगे, उसको एक इंजेक्शन में भरेंगे और इस इंजेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, देखो यहां पे हम लोग क्या डाल रहे थे, उसके फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे थे, यहां पे हम इसका यहां पे डिफरेंस क्या है कि इसको हम लोग उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डालेंगे, मतलब उसके यूट्रस के अंदर डाल देंगे। समझ में आ रही बात। तो ये एक डिफरेंस है, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। मोस्टली हम लोग गाय में भैंस में ये सब देखने मिलती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सही है। वहां पे हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये गाय ना, ये वाली जो ब्रीड की गाय होती है ना, ये दूध ज्यादा देती है, तो स्पर्म बैंक से उसका स्पर्म लिया जाता है, ठीक है, उसको डाल दिया जाता है नॉर्मल गाय के अंदर, तो वहां से जो बेबी पैदा होगा, जो फीमेल गाय पैदा होगी, वो उस ब्रीड की पैदा होगी, समझ रहे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू उस ब्रीड की पैदा होगी, ताकि उस ब्रीड से हमको ज्यादा दूध मिल सके। समझ में आ रही बात, कैसे हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं एनिमल्स को। उसके बाद है IUI दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब यहां पे सीधा हम लोग इंसेमिनेशन कहां कर रहे हैं, यूट्रस के अंदर। इफ यू इंसेमिनेट इनसाइड द यूट्रस देन इट इज नोन एज IUI दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। देखो सारी चीजें ना एक दूसरे से थोड़ी बहुत कोरिलेटेड है, बस सबका नाम अलग अलग है। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, नाम दे दिया तो आप समझा पाओगे। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज STD, ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना कि कुछ भी कर लो भैया, STD नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए। सो STD के बारे में पढ़ते, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। कौन कौन सी बीमारी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग को दिया हुआ है बैक्टीरियल इंफेक्शन के बारे में। 3 बैक्टीरियल इंफेक्शन है, एक है गोनोरिया, किसकी वजह से होता है, निसेरिया गोनोरिया की वजह से, ये बैक्टीरिया है, दीज आर ऑल बैक्टीरिया, These are all the bacteria जिनकी वजह से ये बीमारियां कॉज होती है, सही है। सो गोनोरिया किसके वजह से होता है, निसेरिया गोनोरिया की वजह से। उसके बाद क्लेमीडिया किसकी वजह से होता है, क्लेमीडिया ट्रैकोमाइटिस की वजह से, ठीक है, ट्रैकोमाइटिस की वजह से। और लास्ट है हमारा क्या, सिफेलिस, सिफेलिस किसकी वजह से होता है, ट्रिपोनिमा पैलेडियम की वजह से, सही है। तो और ये जो है ना, ये बहुत ही बीमारी है, वेरी डेंजरस बीमारी, बहुत ही ज्यादा डेंजरस बीमारी है बच्चों, समझ में आ रही बात। तो दीज आर ऑल फ्रॉम द बैक्टीरिया। और अगर मैं बात करूं किसकी, वायरसेस से, ठीक है, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आता है, एड्स। एड्स एक बीमारी है जो कि एक वायरस से होती है, जिसका नाम क्या है, दैट इज HIV वायरस। इसके फुल फॉर्म आप लोगों को पता होंगे, आप लोगों ने बच्चों ने पढ़े होंगे, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सही है। और इसका क्या है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और है कुछ हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी भी एक वायरल इंफेक्शन है। उसके बाद हर्बीज भी एक वायरल इंफेक्शन है। ऐसे बहुत सारे इंफेक्शंस हम लोग को देखने के मिलते हैं STD के अंदर। तो ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से लेसन में, 10th लेसन में, ऐसा आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो 10th लेसन में जो लेसन का नाम है दैट इज ह्यूमन डिजीज का, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा इस सारे टॉपिक्स को हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी। तो STDs भी समझ में आ गया और आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा टॉपिक है वो भी यहाँ पे खत्म हो गया। साथ ही साथ आपका जो सेकंड लेसन है वो भी यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो गया है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों तक इस चैनल की लिंक को, इस वीडियो की लिंक को पहुंचा देना। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।